हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली हमारा यहाँ पर इवनिंग के टाइम पे मॉक टेस्ट रहता है हमारा अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो इसमें हमने अभी तक 4 मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। आज हमारा 5th मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है ठीक लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने क्या करना है, जो शुरुआत के हमारे मॉक रहेंगे उनकी लेवल जो है वो मैं ईजी ही रखूँगा। ये मैंने पहले ही कहा था, पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे तो फुल अटेम्प्ट हो रहे हैं, 30 में से 28, 29, 27, 25 से एबो ही हो रहे हैं सबके ऑलमोस्ट, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि पहले जो है लेवल मैं नीचे ही रखूँगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक है मुझे इन वीडियोज़ पे, तो धीरे धीरे जो है मैं लेवल को अप करूँगा, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। तो करते हैं हम आज का ये सेशन शुरू। आज का जो है सेशन है, थोड़ा बहुत मैंने इसको लेवल अप की हुई है, थोड़ी बहुत ना, बिल्कुल स्लाइड। चलिए देखते हैं आपको कैसा लगेगा सेशन, मुझे कमेंट्स में लास्ट में ज़रूर बताना। तो पहला आज, ठीक है, तो साथ में आप क्या करेंगे, एक रफ कॉपी और पेन वो साथ रखेंगे आप। साथ ही साथ जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप जल्दी बोलते हैं, कि मतलब अभी क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हुआ और वहाँ से आपने भी स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या है, हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, उसका थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा मैं आपको, ताकि आपका जो है माइंड पहले ही एक्टिवेट हो जाए मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला जो आप आज मॉक सीरीज का है वो है ये, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। शुरुआत में कुछ नहीं कहूंगा, आप देख ले आराम से, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। टू क्लोज कॉइल स्प्रिंग्स, ठीक है, हमारे पास क्या दिए गए हैं, कॉइल स्प्रिंग्स दिए गए हैं, क्लोज स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जिनकी एक की स्टिफनेस S है और दूसरे की 2S है, आर अरेंज्ड इन सीरीज, उनको रखा गया कैसे, सीरीज में, इन वन केस, और दूसरे को रखा गया सेकंड केस में कैसे, पैरेलल में। तो हमें बता दीजिए कि रेशियो ऑफ स्टिफनेस जो होगा वो क्या होगा जब सीरीज में आप रखेंगे और पैरेलल में, ठीक है। यानी कि स्टिफनेस का रेशो पूछा गया है सीरीज में अपान स्टिफनेस का रेशो पैरेलल में, ठीक है। ये हमें बता दीजिए ये कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब सीरीज में रखना है आपने, तो क्या करेंगे, 1/k प्लस 1/k2, ठीक है, यही करते हैं। या अगर हम K1 K2 की बात छोड़े तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/s, और सेकंड में क्या आएगा, 1/2s, ठीक है। उसके बाद रेशो में लेंगे पैरेलल वाला केस, s प्लस 2s, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर देंगे तो देख लेना क्या आएगा आंसर, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर इसका आता है 2/9। आई होप सबने किया होगा। नेक्स्ट पे चल, if the height of the hydraulic gradient line above the floor of thickness T is h, ठीक है, HGL से ऊपर की अगर हाइट, ये HGL मान लिया हमने, ठीक है, इससे ऊपर की हाइट बोला गया है कि कितना आपने मान लिया, इज h, ठीक है, हाइट कितनी मानी गई, h, और साथ ही साथ थिकनेस की बात की गई है, वो की मानी गई है T, ठीक है, और ये h, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द फ्लोर का जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी G, द मिनिमम थिकनेस T। तो अब जो है मिनिमम थिकनेस की बात की गई है, T जिसका नाम रखा गया, वो हमें बता दीजिए कि डाउनस्ट्रीम जो है क्रस्ट वाल का, वहां पे वो कितनी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको सबको समझ आया। तो डाउनस्ट्रीम एंड पे जो है क्रस्ट वाल है, वहां पे हमें बता दीजिए फ्लोर की मिनिमम थिकनेस आप कितना रखेंगे, ये T इसका कितना रखेंगे आप, ठीक है। इतना टाइम ठीक है, काफ़ी है, या और टाइम चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर T के वैल्यू क्या रहता है हमारे पास, T इज गिवन बाई h-1 अपान G-T, ठीक है। अगर ये विजिबल नहीं है तो h-1 अपान G-T। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कहा पहले ही कहा कि थोड़ा सा जो है आज लेवल को मैं अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से आपको क्वेश्चन आज डिफिकल्ट लगेंगे, शायद किसी किसी को तो आसान ये भी लगेंगे, लेकिन फिर भी जो वो सारी जनता चल रही थी 29 आउट ऑफ 30, वो तो नहीं होगा, ठीक है। उससे मैं इतना बताया, आज मैं आपको
जो है इस 29 से नीचे लाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है, ओके फाइन। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रैवर्स स्टेशन। ठीक है, हम ट्रैवर्स बना रहे हैं कोई, ठीक है, ये इसका 1 2 3 4 और 5 सपोज एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब अगर किसी भी स्टेशन पे, ट्रैवर्स स्टेशन पे आप जाएंगे तो अब हमने क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है हमने लाइन की। ठीक है, इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में आप वो डायरेक्शन निकालेंगे। दिस मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इज नोन एज, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ओके, तो इस मेथड को हम बोलते हैं लूज नीडल मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम। द मटेरियल ऑफ ए रबर बैलून हैज पॉइजन रेशो ऑफ 0.5। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइजन रेशो दिया गया है 0.5 का। इफ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू बिलो द बैलून, अब इस बैलून में लगा लिया आपने यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें बता दीजिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें बता दीजिए कि कितना होगा। ठीक है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए, जब आपने सॉम पढ़ा होगा तो ये आपको स्पेशल केस में मेंशन करवाया होगा आपके टीचर ने या आपके बुक वाले ने, जहां से भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी आपका म्यू जो होगा वो 0.5 दिया गया है, पॉइजन रेशो जो है 0.5 दिया गया है, और साथ ही साथ पूछ रहा है कि अब हमसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताइए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, 0। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, आप वैसे करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा लीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, क्या होता है 1 - 2 म्यू अपान ई। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। फाइन, यहां पर आप ये देखिए 1 - 2 इंटू म्यू, म्यू कितना है हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाई ई, और साथ फिर ये सिग्मा एक्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कितना आएगा 1 - 2 इंटू 0.5 इज, इसकी बात करें, एक तो ये मेरी हैंड कितनी गंदी है, 1 - 2 इंटू 0.5 हो गया 1, 1/1 - 1 इज 0, तो ये वैल्यू जो है ये आ गई हमारे पास 0। ठीक है, जब ये 0 आ गई तो सारे का सारा क्या बन गया 0। इसलिए मैंने कहा था स्पेशल केस में मेंशन करवाते हैं कि जब आपके पास म्यू जो होगा 0.5 होगा तो उस टाइम क्या करते हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वायर। थोड़ा सा अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि आपका एग्जाम में जो होगा वो मिक्स ही होगा, उसमें ज्यादा टफ भी नहीं होंगे, ज्यादा इजी भी नहीं होंगे, मिक्स का होगा। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहां पर होता है, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज चेंज साइन। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द स्लिट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। यहां पर साहब आए थे, उनने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, सॉरी, लेसी थ्योरी, स्लिट सपोर्टिंग एडीज जो बनते हैं ना, एडीज वाला कंसेप्ट इन्होंने दिया था वहां पर, तो वो कहां से जनरेट होते हैं। इनने कहा था कि क्या वो बॉटम से होते हैं, साइड से होते हैं, बॉटम एज वेल एज साइड। ठीक है, इनने कहा था कि दोनों साइड से तो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इन कॉस्ट क्वेश्चन में तो फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको नजर से ही आएंगे, या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। ठीक है, इनमें मुश्किल 2 3 4 सेकंड का टाइम आपने लगना है। नेक्स्ट चलते हैं, वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए रिजाइम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक्स एज पर लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी के जो भी डिजाइन स्टेप्स है ना, वो आपने याद रखने हैं सारे के सारे, नॉट इन ए वे के पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्योंकि उसमें से किसी से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पी इज गिवन बाई 4.75 अंडर रूट ऑफ, तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4.75 अंडर रूट ऑफ वर्ड क्यों, डिस्चार्ज कितना है 64, तो ये आ गया हमारे पास 4.75 इंटू 8। ठीक है, रफली मैं कर लूँ, ये इसको मैं 5 मान लूँ। ठीक है, 5 8 40, 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर 38। द रिलेशन बिटवीन डी यानी कि ड्यूटी, और साथ ही साथ डेल्टा यानी कि वाटर डेप्थ, और बेस पीरियड, इन तीनों में हमें रिलेशन बता दीजिए। फेमस रिलेशन है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, हाँ ये था इन मीटर्स, अगर मीटर्स में बात करें हम डेल्टा की, अगर ये सेंटीमीटर्स में था तो वहां पर क्या आता है 864। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट करेक्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू द कर्वेचर करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन हमें पड़ी होगी,
और साथ ही साथ फिर पढ़ा होगा आपने कर्वेचर करेक्शन। इन दोनों का रेशो हमें बता दीजिए क्या होता है 1/7। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए क्वाड्रेंट बियरिंग? नॉर्थ 15 डिग्री 28 मिनट्स, वेस्ट। ओके, यहाँ पर बना लेना है हमने। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। फाइन, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है तो यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहां से आ गया। अब कितना है यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग? अच्छा, क्वाड्रेंट तो दिया गया ये, तो अब हमें होल सर्कल बियरिंग बता दीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस जो भी आपकी बियरिंग दी हुई होगी 15 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये कितना आएगा? 360 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो 344 एंड 32। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ इन ए कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इज 7.6। ठीक है, कोर्स वाले का जो है फाइनेस दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 7.6। नेक्स्ट इज द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट की बात करें तो वो हो गया 2.8। ओके, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, कंबाइंड वाले का दिया गया है हमारे पास कितना? 6.4। तो हमें बता दीजिए कि फाइन एग्रीगेट का क्या प्रपोर्शन है इसमें। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है वो? फाइननेस ऑफ, ठीक है, फाइननेस सबका है, कोर्स माइनस कंबाइंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है? कंबाइंड माइनस फाइन। ठीक है, कोर्स वाला कितना हुआ? 7.6 माइनस कंबाइंड वाला कितना हुआ? 6.4। डिवाइड बाय करेंगे हम कंबाइंड, कंबाइंड वाला कितना है? 6.4 माइनस फाइनेंस का कितना हुआ? 2.8। ये क्वेश्चन ठीक है, आप फॉर्मूला याद रखना, देखा हुआ ना देखा हुआ फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, ये कोर्स है, यहाँ पर कोर्स माइनस कंबाइंड अपॉन कंबाइंड माइनस फाइन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये कितना आएगा? 1.2 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 3.6, हो गया 1/3। 1/3 यानी कि 33%। ठीक है, इंटू 100 पता ही हमें परसेंटेज में है। नेक्स्ट चलते हैं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 25%। ठीक है, इस न्यूमेरिकल है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तब तक मैं लिख लेता हूँ डाटा क्या दिया गया है मेरे पास। फील्ड कैपेसिटी दी गई है हमारे पास जो है वो 25% है। फिर उसके बाद परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है कि वो हमारे पास कितना है? 15% है वो। स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट गामा डी जो दिया है हमारे पास 1.5 है। और उसके बाद इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ क्रॉप डी डेप्थ इज गिवन बाय 80 सेंटीमीटर्स, तो हमें बता दीजिए स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी हमें बता दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है ये? आई होप अब तक आंसर आ गया होगा आपका। कैसे निकालेंगे हम ये? गामा डी अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सारे वैल्यूज आपको पता है, लगा ले और आंसर निकाल ले। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कितना है? 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मैच कर लेना अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हम। In column analogy method, the area of an analogous column for a fixed beam of span L and flexural rigidity EI is taken as। जो कॉलम एनालॉजी मेथड होता है उसमें क्या हम क्या करते हैं? एरिया हमें बता दीजिए एनालॉगस कॉलम का, जिसकी स्पैन जो है L है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, तो हमें बता दीजिए उसका जो है एरिया कितना आप लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं? L/EI। नेक्स्ट चलते हैं हम। A simply supported rectangular beam of span L and depth D carries a central load W। ठीक है, सेंट्रल लोड आपको दिया गया है W। The ratio of maximum deflection, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात की गई है, Ymax की बात है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सॉरी टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस की बात की है मैक्सिमम। ठीक है, निकाल लेंगे आप ये, यहाँ पर पहले ही वाई मैक्स निकालेंगे, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम निकालेंगे। लोड आपके पास गिवन है W, तो हमें बता दीजिए वो कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आता है वो?
आपको फाइनल वैल्यू ये वाला तो करना ही पड़ेगा आपको। ये जेई लेवल है, सारे के सारी जेई लेवल। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आज इसको मॉडरेट बनाने की कोशिश की है, तो अब देखते हैं आपको कैसा लगेगा, लास्ट में वो पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन तो क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों का रेशो जो है एल स्क्वायर अपॉन 12 ED। ठीक है, नहीं 12 सॉरी एल स्क्वायर अपॉन 6 ED। नेक्स्ट चलते हैं हम, इफ डब्ल्यू इज द लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। सर्कुलर स्लैब की बात की गई है जिसमें रेडियस आपका दिया गया है आर। ठीक है, अगर रेडियस आपके पास है तो हमें बता दीजिए मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट, जो सेंटर पे कितनी है रेडियल मूवमेंट मैक्सिमम, वो कितनी आएगी। ठीक है, तो क्या आता है ये CW r² अपॉन 16 निकाल लेना, आप याद नहीं करना है इसको, ये निकाल लेना है आपने। नेक्स्ट इज द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड। डिफॉर्मेशन का पूछा गया है, डिफॉर्मेशन जो एक यूनिट लोड की बात की गई है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या सॉरी डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस। ठीक है, मुझे पता है कंफ्यूजन चल रहा होगा बच्चों के माइंड में, ये तो कौन जीता लास्ट में, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और स्टिफनेस क्या होता है ये बता देना आप, स्टिफनेस क्या होता है। ठीक है, ये इनमें से कुछ भी आता है, फ्लेक्सिबल स्टिफनेस। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। करेक्ट रेंज हमें बता दीजिए डेंसिटी इंडेक्स का क्या है। ठीक है, तो क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लें आप, मैं भूल जाता हूँ किसी क्वेश्चन को। जैसे कल वाला था क्वेश्चन, कोई क्या था कल का क्वेश्चन, अजम्पशंस पूछे गए थे इसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ में, तो मैंने कहा था स्टार लगा लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो सेम यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स का रेंज हमें बता दीजिए, तो क्या होता है डेंसिटी इंडेक्स का रेंज 0 से लेकर 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन, द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन, सीसी की बात हो रही है, हमें बता दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसमें लास्ट वाले में मैंने फॉर्मूला करवाई थी। ठीक है, क्या थी इसकी फॉर्मूला, ठीक है, इसका स्क्वायर। उसके बाद मैंने कहा था कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या निकालते हैं, तो अब यहाँ पर पूछा गया है इसका वैल्यू। ठीक है, 1 to 3 होता है। ठीक है, मैं हर एक मॉक में जो है रेलिवेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस वाले में मैंने पिछले वाले में फॉर्मूला पूछी थी, उसके बाद इस वाले में मैंने इसका पूछा था कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आज मैंने इसका वैल्यू पूछ लिया, तो बहुत फायदा होता है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंट एज। इनऑर्गेनिक सॉइल्स की बात की गई है जिनकी जो है लो कंप्रेसिबिलिटी है, तो उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, गुफ्ता आप सबकी फेवरेट, वहां से पिक किया गया क्वेश्चन। ठीक है, बता देना मुझे एमसीक्यू कौन सी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, इस पे मेरा एक वीडियो भी है। ठीक है, कि कौन सी जो है एमसीक्यू बुक प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, मेरा ऑलरेडी वीडियो मैंने 3-4-5 महीने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं, चलो अब देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सी लाइट एप्लीकेबल इज। ये मुझे पता है, ये जो है बहुत सारे बच्चे 50 ग्रेटर देन 50% बच्चे इसको रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, लगा लेंगे वो 0.2, मुझे पता है, लेकिन आंसर क्या आएगा 0.5 mm। नेक्स्ट इज द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल हमें बता दीजिए, कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है सॉइल का, उस पर क्या इफेक्ट होता है, लिक्विड लिमिट के साथ, प्लास्टिक लिमिट के साथ, हाँ इन दोनों के साथ पूछा गया है, तो हमें बता दीजिए कौन सा इनमें आएगा। क्या होता है कंप्रेशन इंडेक्स, इसकी बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के। ठीक है, यानी कि जितना लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स उतना बढ़ेगा, तो ये होगा इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, बिल्कुल ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, अभी आसान सा क्वेश्चन, द मिनिमम वाटर कंटेंट इन अ सॉइल एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डाया। जब इसको हम 3 mm के वाले थ्रेड्स में कन्वर्ट करने बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम ये क्रम्बल हो जाता है, तो उसको हम उस वाटर कंटेंट को हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
the area of a sloping surface of a protective embankment of mean height d, side slope s is to 1 and length s is, ओके ठीक है, लगा ले स्टार ऑफ लगा ले। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये तो निकालना पड़ेगा, इसको क्या कर सकता है कोई, याद कर नहीं सकते इसको। ठीक है, देखिए पूछ क्या रहा है, हमारे पास स्लोपिंग सरफेस है कोई, ठीक है, ऐसे हम स्लोपिंग सरफेस बना लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या पूछा गया है, मीन हाइट जो है इसकी वो डी है, ये हाइट डी दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, साइड स्लोप्स का रेशो दिया गया है s:1। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये पूछा दिया गया है हमारे पास कितना, s:1, ठीक है, ये दिया गया है, सॉरी 1:s है, 1:s। इरेजर करते हैं यूज हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन को जो है बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, तो याद नहीं है मुझे। 1:s का रेशो दिया गया है, ठीक है, यानी क्या है, जितना आप यहाँ से 1 चलेंगे तो ये s चलेंगे यहाँ से, ठीक है, ये दिया गया है। तो उसके बाद हमें बता दीजिए कि लेंथ जो दी गई है वो l है, और हमें एरिया बताना है स्लोपिंग सरफेस का। अब ये वाला स्लोपिंग सरफेस है, देखिए इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, ऐसे तो होगा ना, हमें तो दिख नहीं रहा है लेकिन होगा तो ऐसे ही, ठीक है। तो अब इस प्रपोर्शन का ये बना ना हमारा, इसका हमें एरिया बता दें आप। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जब ये हो गया तो देखिए ये वाला, क्या आपको पता है, ये तो इंक्लाइंड ही बना, सॉरी वर्टिकल नहीं बना पूरा, ठीक है। ये हमें हमारे पास है डी, अगर ये आप निकाल लें किसी तरीके से, ये डी है, अगर ये निकाल ले तो क्या हो जाएगा, अगर ये जो अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद आप ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ये वाला भी। अगर आपके पास अब ये वाला निकल गया, ये साइड आपका निकल गया, तो ये एल दी हुआ है लेंथ इसकी, तो एरिया आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा एरिया आपके पास, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली हाइट को, ठीक है, एक्स मान लेता हूं मैं, इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन x को निकालने से पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद क्या है, अगर x निकालना है हमने, तो भाई ये वाला वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इस 1:s का आपने यूज करना है, ठीक है, 1:s का आप यूज करेंगे तब जाके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये वाला वैल्यू हमें बता दें, 1:s के रेशो से निकाल लेंगे तो क्या, अगर यहाँ से ये d चल रहा है तो ये कितना आएगा, अगर ये d चल रहा है तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 चल रहा था तो s आया, अगर d चल रहा है तो कितना आएगा, st, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, देखिए अगर ये d चल रहा था, सॉरी अगर ये 1 चल रहा है ऐसे, तो यहाँ से s चल रहा है, अभी यहाँ से d चल रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट d है, तो ये हमें बता दीजिए ये कितना चलेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, st, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास d है तो ये आपके पास st आ जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस से निकाल लीजिए ये वाला साइड और ये वाला साइड को इंटू कर दीजिए आप l, तो ये वाला साइड कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ, देखिए ये जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कोई मत मुझे बता कि ये कॉम्प्लेक्स था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तो है, ठीक है। रेशो आपको पता है तो ये वाला साइड आपका निकल जाएगा, पाइथागोरस से लगा लीजिए डी स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर, यहां से डी ऑफ कॉमन ले लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस एस स्क्वायर बच जाएगा अंदर, ठीक है, निकाल लेते हैं यार, डी स्क्वायर यहाँ भी, डी स्क्वायर यहाँ भी, उसको बाहर निकाल लें रूट से तो वो डी बन गया, ठीक है, ये बन गया 1 प्लस एस, ठीक है। उसके बाद इन पे क्या कर देंगे आप एल, इसको थोड़ा सा आप खेल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं क्या है इसका आंसर, एल डी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर, ये एस डी स्क्वायर दोनों को है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो बता देना, मैं कमेंट्स में बता दूंगा डायग्राम खींच के इसकी कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन द थियोडोलाइट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपने क्या करना है कि आपने इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन द थियोडोलाइट शुड बी प्रोवाइडेड विद, अगर आपने मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करना है
थियोडोलाइट शुड बी प्रोवाइड विद थियोडोलाइट के पास टेबुलर ऑफ रफ कंपास। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोर्टार। ये आपने आई होप याद किए होंगे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको अभी तक करवाए जो भी मॉक हुए हमें, ताकि आपको आदत पड़ जाए ये टेबल पढ़ने की, ठीक है। ये सारा आप याद कर लेना वहां पर, वरना ये क्वेश्चन तो गया आपके हाथ से, ठीक है। तो 12 mm के लिए कितना पूछा गया है, 12 mm प्लास्टरिंग अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना है, तो ये कितना है हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटटर्न आई होप आपको सबको याद होगा कितना है, 8 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग साइट्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। जब टर्निंग पॉइंट आता है तो कौन सी साइट्स लेनी पड़ती है हमें, बता दीजिए जरा, थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं मैं। 4 साइड ओनली, बैक साइड ओनली, 4 साइड बैक साइड, 4 साइड इंटरमीडिएट साइड, तो ये भी रॉन्ग, तो 4 साइड एंड बैक साइड, ठीक है, दोनों हमें लेनी पड़ती है उस टाइम। क्यों, टर्निंग पे क्या होता है, अच्छा पहले बता देना, एक और क्वेश्चन यहाँ से ही बना लेते हैं हम। टर्निंग पे सबसे पहले कौन सी लेनी होती है, जब टर्निंग पॉइंट आया तो सबसे पहले 4 साइड, उसके बाद, या अगर इंस्ट्रूमेंट आप चेंज करते तब सबसे पहले कौन, बैक साइड, पता है ना इतना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम, अ गेट कैप इज फिटेड विद, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया है, मतलब ये साइज में लिखने में बड़ा हो गया। अ गेट कैप इज फिटेड विद, अ गेट कैप कहाँ पर होती है, किस वाले में होती है, प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स की बात रही है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लो नेट, ठीक है। फ्लो नेट में एक तो हुई हमारे पास कौन सी, स्ट्रीम लाइन, और एक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन। तो हमें बता दीजिए इनके बीच का एंगल कितना है, तो कितना होता है इनका बीच का एंगल, 90 डिग्री होता है इनके बीच का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात हो रही है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, तो हमें बता दीजिए वो क्या होता है, क्या होता है वो, ट्रू मेरिडियन डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मुझे आप कमेंट से बता देना कि डिप क्या होता है, ठीक है, डिप कौन सा वाला एंगल होता है, अगर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन यहाँ पर आया तो डिप वाला हमें बता दें। तो ये था हमारा आज का जो 30 क्वेश्चंस का जो सेशन था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के सेशन में आप बता देना मुझे कि उस नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बता देना कि आपका स्कोर क्या हुआ। मैं उस स्कोर से जो है गेस करने की कोशिश करूँगा क्या कैसा लेवल था आज का, क्या मुझे इससे भी ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो में आप ज़रूर बता देना आपका स्कोर क्या रहा, ताकि मुझे आइडिया मिले कि पेपर का लेवल कैसा था, मुझे कैसे आगे चलना है, ठीक है। तो हम जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको इन मॉक टेस्ट से मदद मिल रही होगी। अगर आप प्लीज़ चाहते हैं कि सेम कंटेंट जो है कंटिन्यू रहे यहाँ पर हमारे चैनल पे, तो आपको जो है हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे, ठीक है। देखिए एक यूट्यूब का एक फंडा होता है, यूट्यूब का फंडा होता है, ये होता है कि देखिए यहाँ पर जो है इंसान, अगर हम वैसे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर पैसे मिलते हैं, तो वो पैसा जो है वो मोटिवेशन है। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे एक यूट्यूब का बेसिक वो रूल होता है, ठीक है, कि मतलब आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, सपोज एक्स सब्सक्राइबर्स, और साथ ही साथ जो है वॉच टाइम आपका इतना होना चाहिए। उसके बाद यूट्यूब वाले सोचते हैं कि हमारी चैनल को हम आपकी चैनल को रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रखा है यूट्यूब ने, ठीक है। इस जो बेंचमार्क ने यूट्यूब ने रखा है कि आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इतना वॉच टाइम होना चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है इंसान को जो है मोटिवेशन कहाँ से मिले। उसके बाद तो चलो हम कहेंगे कि पैसे यूट्यूब देगा, जो भी देगा अमाउंट, वहाँ से वो बात होगी कि वहाँ से आपको मोटिवेशन जो है आप पैसों के लिए काम करोगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है